नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर गहराए विवाद की, महागठबंधन की बड़ी बैठक की, देखेंगे चिराग पासवान के निशाने पर क्यों आए नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों से कैसे घिरी मोदी सरकार, जानेंगे अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर क्या हुआ खुलासा, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान को इजरायल के अल्टीमेटम को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं हो तिरंगे का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका 14 जुलाई को कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली पुलिस का निर्देश, राजधानी के तमाम होटल्स, गेस्ट हाउस और पेट्रोल पंप्स में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जारी अटकलों को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने किया खारिज, कहा हमारा काम है 2028 में फिर से सरकार बनाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूस को 48 घंटे का अल्टीमेटम, 14 जुलाई को बड़े ऐलान की कही बात, रूस के खिलाफ यूक्रेन को नई मदद दे सकता है अमेरिका। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को बड़ा फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग से सवाल किए, उससे साफ है कि एसआईआर पर रोक तो नहीं लगेगी, लेकिन विपक्ष की डिमांड भी चुनाव आयोग को माननी पड़ेगी। चुनाव आयोग के रवैये को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोर्ट में सवाल उठाए गए। इसे लेकर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने तीखा हमला बोला है। तो क्या कहा है सिंघवी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई इंडिया गठबंधन की जीत है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की मनमानी चली तो एसआईआर से ज्यादातर लोगों को निकाल दिया जाएगा। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? चुनाव आयोग का फैसला मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये मसला महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई है। हमारी सारी दलीलें खुली हैं। हमारी तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें पहली बात तो ये कि हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसआईआर को निरस्त करें। सिंघवी ने चुनाव आयोग के दावों पर सवाल किए, जिसमें एसआईआर के लिए चुनाव आयोग लोगों से नागरिकता का सबूत मांग रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी आम जनता पर डाल दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म का प्रमाण पत्र या अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र, अगर दोनों जन्म से भारतीय नागरिक हो, जो ये सबूत नहीं दे पाता है तो उसे वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि कानून में बदलाव कर नहीं किया जा रहा, बल्कि प्रशासन के आदेश पर हो रहा है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में एक बार शामिल हो जाता है तो बिना उचित प्रक्रिया के उसे नहीं हटाया जा सकता। सिंघवी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की संदिग्ध वोटिंग लिस्ट में 5 करोड़ मतदाता है। अगर इनमें से 2 करोड़ वोटर निकाल दिए जाएं, तो फिर चुनाव कैसे होगा? चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव और वोटर का सबसे अहम आधार है। ये लोकतंत्र का आधार है और संवैधानिक मूल ढांचे का आधार है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक और अजीबोगरीब है। सिंघवी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये भी सवाल उठाया कि आज रेल टिकट से लेकर हवाई टिकट, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, हर जगह आधार कार्ड लगता है। चुनाव आयोग ने भी वोटर कार्ड जारी किया है। इसके अलावा तीसरा राशन कार्ड जो हर घर में लोगों के पास होता है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि हम इन तीनों को ही नहीं मानते। सिंघवी ने कहा कि 2003 में ये प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद से बिहार में 10 चुनाव हो गए, 5 लोकसभा, 5 विधानसभा। इन चुनावों में चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं थी, तो इस बार क्यों है? दूसरा, जब 2003 में ये प्रक्रिया बिहार में हुई तो विधानसभा चुनाव 2 वर्ष दूर था और लोकसभा चुनाव 1 वर्ष दूर था। इस बार जब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, तब ये प्रक्रिया क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि 5 महीने में ही चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में सियासी पारा पहले से ही हाई हो गया है। सियासी दलों की बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा की गई। तो क्या कुछ हुआ बैठक के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर महागठबंधन की बैठक ने एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बैठक में एनडीए को एक और झटका लगा है। हाल ही में एनडीए छोड़ने वाली आरएलजेपी अब महागठबंधन में शामिल हो गई है। महागठबंधन की बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, वाम दलों के साथ पहली बार पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के नेताओं ने शिरकत की। जानकारी के मुताबिक सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर इस बैठक में गहन मंथन हुआ, जिसे लेकर जल्द ही बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 243 सीटों के बंटवारे पर चर्चा की।
लेकिन नए दलों के शामिल होने से समीकरण उलझ गए हैं। दरअसल महागठबंधन में इस बार 2 नई पार्टियां वीआईपी और आरएलजेपी के शामिल होने से सीटों का बंटवारा मुश्किल हो गया है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस को पहले से कुछ कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस की तरफ से इस बात के संकेत भी दे दिए गए हैं कि वो पहले से कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस बार वो उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां पार्टी का आधार मजबूत हो। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि वाम दलों के हिस्से की सीटों में कमी नहीं होगी। वीआईपी को करीब 10 और पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं और इतनी ही सीटें कांग्रेस और आरजेडी के हिस्से से कम हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा तेजस्वी यादव को सीएम फेज घोषित करने की भी हो रही है। वैसे ये बात साफ है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये बैठक बिहार की सत्ता की जंग में महागठबंधन की रणनीति को मजबूत करने का संकेत दे रही है। एनडीए के खिलाफ एकजुटता और जमीनी मुद्दों पर फोकस के साथ महागठबंधन चुनाव को लेकर फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या महागठबंधन अपनी एकजुटता से बिहार चुनाव में बाजी मार पाएगा? इसके लिए कुछ महीनों का इंतजार और करना होगा। महागठबंधन की बैठक से बीजेपी की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है, तो मुश्किलों में सीएम नीतीश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष तो लगातार नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति और उनकी चुप्पी पर सवाल उठा ही रहा है, लेकिन अब चिराग पासवान ने भी बिहार में हो रही वारदातों पर नीतीश सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। अपनी ही एनडीए सरकार पर सवाल उठाने से चिराग की सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार चौतरफा गिर गए हैं। विपक्ष तो हमला कर ही रहा है और अब सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल एलजेपीआर के मुखिया चिराग भी आपराधिक घटनाओं पर अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर सवाल दागे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए। चिराग ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि अब और कितने बिहारियों की जान ली जाएगी, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। अब चिराग का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस पर लगाम लगाने में नीतीश सरकार विफल साबित हुई है। ऐसे में विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था पर तीखा हमला किया। उन्होंने नीतीश को अचेत मुख्यमंत्री करार देते हुए उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया, पटना में एक और व्यवसायी विक्रम झा की जान ले ली गई। डीके टैक्स तबादला उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण। अचेत मुख्यमंत्री क्यों है मौन? प्रतिदिन सैकड़ों जान जाने का दोषी कौन? भ्रष्ट भूंजा पार्टी जवाब दे। तेजस्वी पहले से ही राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते आ रही हैं और अब विपक्ष के साथ साथ चिराग पासवान का बयान नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। और अगर नीतीश कुमार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पाए तो इससे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चिराग ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है, जिससे वो बुरी तरह से घिर गए हैं, तो मोदी सरकार भी बुरी तरह से घिरती दिख रही है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी एसर की 2024 की रिपोर्ट ने देश में शिक्षा संकट की गंभीर तस्वीर पेश की है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए शिक्षा पर खर्च में कटौती की निंदा की, तो वहीं परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों को बेनतीजा बताया। तो और क्या कुछ लिखा है इस रिपोर्ट में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में शिक्षा का संकट गहराता जा रहा है। 2024 की ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक अब सीखने के परिणाम प्री कोविड दौर से भी बदतर हो गए हैं। क्लास 1 से 9 तक के स्टूडेंट्स में बुनियादी कौशलों की कमी स्पष्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 1 में 41% छात्र फाउंडेशनल स्किल्स में फेल हैं, जबकि क्लास 3 में 40% छात्र अक्षर समझने में असमर्थ हैं। हायर एजुकेशन में भी सीखने के अंतर बढ़ रहे हैं। जैसे क्लास 6 में 44% स्टूडेंट सरल पाठ से अर्थ नहीं निकाल पाते हैं और 71% बेसिक फ्रैक्शंस ही नहीं समझते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीर चिंता जताई है, तो साथ ही साथ मोदी सरकार की शिक्षा नीति पर भी हमला किया है। खड़गे ने एक्स पर लिखा, शिक्षा पर चर्चा और एग्जाम वॉरियर्स जैसे शब्दजाल और आत्म प्रचार के कार्यक्रम इन कड़वी हकीकतों को नहीं छिपा सकते हैं जो भारत की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। रैंकिंग में उदासीनता के कारण सीखने के परिणाम गिर रहे हैं। मोदी सरकार हमारे भविष्य के प्रति उदासीन बनी हुई है। खड़गे ने मोदी सरकार की शिक्षा नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा पर खर्च आधा कर दिया गया है, जबकि परीक्षा पर चर्चा और एग्जाम वॉरियर्स जैसे कार्यक्रम शिक्षा संकट को छुपाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने सरकार की उदासीनता को देश के भविष्य के लिए खतरा बताया। रिपोर्ट के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा में सुधार के बजाय गिरावट जारी है, जो कि चिंताजनक है।
अब इस रिपोर्ट और खड़गे के पोस्ट के बाद शिक्षा मंत्रालय या मोदी सरकार की तरफ से कोई सफाई सामने आती है या नहीं, ये तो देखना होगा। खड़गे ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो सवाल एयर इंडिया हादसे को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर किसकी गलती से एक झटके में 275 लोगों की जान चली गई। और अब इस पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया है, लेकिन इस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, तो अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट ने बोइंग को मुश्किल में डाल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अहमदाबाद प्लेन हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सवालों से घिर गई है। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जांच का लहजा और दिशा पायलट की गलती की ओर झुकाव का संकेत देती है। हम इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं और निष्पक्ष तथ्य आधारित जांच पर जोर देते हैं। दरअसल हादसे के 1 महीने बाद सामने आई AAIB की इस रिपोर्ट में सामने आया कि ये हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। प्रारंभिक जांच पर आधारित इस रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी न होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि गलती किसकी थी ये तो फिलहाल साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इंजन बंद हो गए थे, यानी इंजन को फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई। ऐसे में बोइंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले 2018 में अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन यानी FAA ने जारी विशेष योग्यता सूचना बुलेटिन में बोइंग 787 विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग में खराबी को लेकर चेतावनी दी थी, जो इन हालात में एक बार फिर चर्चा में आ गया है। FAA का ये बुलेटिन ही नहीं, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अहमदाबाद विमान हादसे के लिए बोइंग की सॉफ्टवेयर खामी और संस्थागत विफलता को जिम्मेदार ठहराया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ने नियंत्रण प्रणाली को गलत संकेत भेजे, जिससे विमान नीचे आने लगा। पायलटों ने विमान को मैनुअल तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसे में यह हादसा किसकी गलती थी, इस पर सवाल अब भी बने हुए हैं। हालांकि AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू का कहना है कि ये एक शुरुआती रिपोर्ट है। हमें उम्मीद है कि अंतिम रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी, ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। बताया जा रहा है कि 3 महीने में फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, जिसका सबको इंतजार है। एयर इंडिया हादसे को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं, तो सवाल न्याय व्यवस्था को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि देश के CJI जस्टिस BR गवई ने न्याय व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि देश की न्याय व्यवस्था को सुधार की जरूरत है। अब उनके इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है, साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर CJI ने ये बात क्यों कही और किस संदर्भ में कही है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा है कि देश की न्याय व्यवस्था को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। उन्होंने हैदराबाद में नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह में ये बात कही। इस मौके पर तेलंगाना के CM A रेवंत रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा और तेलंगाना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल भी मौजूद थे। CJI गवई ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था में देरी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश और न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है। मुकदमों में कभी कभी दशकों तक देरी होती है। हमने कई मामले देखे हैं जहां किसी व्यक्ति को वर्षों जेल में बिताने के बाद निर्दोष पाया गया। इस स्थिति को सुधारने के लिए CJI ने देश की युवा प्रतिभाओं से योगदान देने की अपील की। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वो विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करें, ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ ना पड़े। गवई ने जोर दिया कि युवा वकील और कानून के छात्र देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। CJI गवई के इस भाषण की हर तरफ चर्चा हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान को इजरायल के अल्टीमेटम को। तो ईरान और अमेरिका में बातचीत को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ईरान ने बातचीत के लिए ट्रंप के आगे अपनी शर्तें रखी हैं। इस बीच इजरायल ने भी ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है और साथ ही ये चेतावनी दी है कि इजरायल और अमेरिका ईरान में भयंकर तबाही मचा सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे से लौट आए हैं, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अब कभी भी इजरायल ईरान पर हमला कर सकता है और इस बार उसके साथ अमेरिका भी ईरान पर हमला करेगा। इस बात के संकेत अब खुद नेतन्याहू ने भी दे दिए हैं।
उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका, इजरायल ईरान में भारी तबाही मचा देंगे। नेतन्याहू ने ईरान को 60 दिन का वक्त दिया है और कहा है कि अगर इस 2 महीने के वक्त में ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों को लेकर अमेरिका से बात नहीं की, डील नहीं की और अपने यूरेनियम संवर्धन को नष्ट नहीं किया तो ईरान पर कहर बरसेगा। अगर डील नहीं हुई तो इजरायल और अमेरिका ईरान का वो हश्र करेंगे जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका से बात तभी होगी जब उन्हें इस बात का भरोसा दिया जाएगा कि अब उन पर हमले नहीं होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि वार्ता की बहाली से पहले अमेरिका को अपने आक्रामक रवैये में बदलाव लाना होगा और सैन्य हमलों से परहेज करने की ठोस गारंटी देनी होगी। अमेरिका ने बातचीत तोड़कर सैन्य कार्रवाई की थी, इसलिए अब उसे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, अरब के समीकरण को नहीं बदलने देंगे। ईरान को रोकने के लिए इजरायल और अमेरिका किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि ईरान इजरायल की धमकी के आगे झुक जाएगा या अमेरिका अपनी गलती मानेगा। वैसे ईरान ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। ऐसे में सबकी नजरें फिलहाल ईरान, अमेरिका और इजरायल पर टिकी हुई हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।